Okay, speed test number 336, mathematics portion. Question number 51. The measure of the sides of a triangle are 3, 5 and 7. Then the greatest angle. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी साइड के आगे सबसे बड़ा एंगल होता है. अच्छा, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल यूज होंगे. एक होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला. अगर आपके पास एक ट्राइंगल होता है ए बी सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट, अगर मुझे कोई एक एंगल निकालना है, मान लेते हैं मुझे बी एंगल निकालना है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है जो एंगल हम देख रहे हैं उसके सामने की साइड बाद में आएगी माइनस में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. ये फॉर्मूला आपको याद है, एसएससी में ये फॉर्मूला दो बार यूज हुआ, एक बार मेंस में एक बार प्री में, तो इसलिए इसके क्वेश्चन बनते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की साइड्स की, क्या क्या साइड्स हैं, 3, 5 एंड 7. तो जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा. बस ध्यान का रखना इसके आगे जो साइड है सबसे आखिरी में आएगी इस तरह से. तो कॉस थीटा इज इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5. नो 9 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5. अब आपको एक चीज समझना होगा, इस क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में आएगा, है ना, और नेगेटिव में आने पे ये दो आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी 34, 15 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 1/2 माइनस का. अच्छा राइट, माइनस का 1/2 आया. अब कौन सा एंगल होगा, अगर मैं बात करता हूं cos 120 होगा 90 प्लस 30, है ना, ये हो गया माइनस साइन 30 और माइनस 1/2. आंसर इज ए ऑप्शन, राइट. तो इस क्वेश्चन में आपको तीन कॉन्सेप्ट याद रखने थे. तो एक फॉर्मूला, एक ये कि नेगेटिव आने पे क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा सेकंड, कॉस की बात कर रहे हैं तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं. उसके बाद cos 90 प्लस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो टेढ़ा क्वेश्चन था, टेढ़ा नहीं था, है ना. ओके, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल 6 इज टू 7 इज टू 8, और आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, सी का वैल्यू पूछा हुआ है. तो आप क्या करोगे, a प्लस बी को मान लोगे 6x, b प्लस सी को मान लोगे 7x और c प्लस a को मान लोगे 8x. इन सबको ऐड कर दो, a दो बार, b दो बार, c दो बार, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना होगा ये 21x, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 इज इक्वल 21x. 7 2 जा 7 3 जा, x वैल्यू हो गई 4/3. अच्छा, अब ध्यान देना, हमको निकालना है c. a प्लस बी कितना है 6x, तो a प्लस बी इज इक्वल 6, x कितना है 4/3 8. तो a प्लस बी रख दो 8 प्लस सी इज इक्वल 14, c कितना आ गया 6. ए ऑप्शन. ये पेपर थोड़ा सा टफ था, है ना यार. आज देखो एसएससी में 2014-15 में अगर 8 पेपर तो 2 टफ आए थे, 6 आसान आए थे. तुम्हारी किस्मत खराब होकर टफ मिल जाए तो क्या करोगे. तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर में टफ भी रखते हैं जिससे कि आपको हर तरह की आदत पड़े. नाउ ओके, कैसे जल्दी करेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस. देखो मैं क्या कर रहा हूं, 12 मान लो 1 रुपए, और एसपी ऑफ 9 मान लेते हैं हम 1 रुपए. बोला है सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 12 का 1 रुपए है, सेलिंग प्राइस 9. तो 9 और 12, इसका मतलब 9 रुपए का आर्टिकल कितने का बिका, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 3/9 इंटू 100, 100/3% प्रॉफिट हो रहा है. अच्छा, 100/3% प्रॉफिट मतलब 33 1/3. अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सीपी मानता हूं 3 रुपीज, तो एसपी क्या होगी विद दिस प्रॉफिट. अगर 3 रुपए का 100/3 कितना होगा 1 रुपए, तो सेलिंग प्राइस 4 हो गई. ये बात समझ में आती है. एक्चुअली हमको इसमें परसेंटेज प्रॉफिट डिफरेंस पूछा हुआ है, तो हम क्वेश्चन को अपनी वैल्यू पे मान सकते हैं. अच्छा, सीपी अगर 3 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 4 रुपीज है, तो प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज का. मैंने प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया है. एक आर्टिकल पे आपको 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, ये कंडीशन सब एक ही जैसी है. देखो, एक की 3 रुपए तो 12 की 36 रुपीज, और अगर एक की सेलिंग प्राइस 4 तो 9 की 36, बराबर हो गया ना. आप अपने मन से मान सकते हो. अच्छा, उसके बाद यहां पर आप एक आगे लाइन बोली है,
एंड द डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 का डिस्काउंट इज इक्वल 5 का प्रॉफिट, ये तो बोला हुआ है, और 1 का प्रॉफिट कितना है, तो 5 का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपीज। 10 का डिस्काउंट, तो एक ऑब्जेक्ट का डिस्काउंट कितना हो गया, 0.5। अब ध्यान देना स्टेप को, अगर सेलिंग प्राइस 4 है और डिस्काउंट 0.5 है तो एमआरपी कितनी हो गई, 4.5। नहीं समझे बात, 4.5 पर आपको 0.5 का डिस्काउंट मिल गया, आपने 4 का उसको बेच दिया। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट विच इज 0.5 अपॉन एमआरपी 4.5 इंटू 100, ये हो गया 1/9 इंटू 100 या 100/9। ये कितना परसेंटेज है, 11.11। प्रॉफिट है 33.33, इनका डिफरेंस कितना हो गया, बी ऑप्शन। ये मेंस का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपके 4 कॉन्सेप्ट तैयार हो गए, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। बोलेगा एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका तैयार, है ना। इसको ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को मिला के बना हुआ है। और अगर बोलेगा एक क्वेश्चन ये होगा कि डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंजेस इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस, इससे आपका क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट का क्वेश्चन बन गया एक। 2 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C can do a work. Okay, A can do it in 8 days, B in 12 days and C in 16 days. They start the work together. B and C leave the work 3 and 5 days before completion of the work, while A work till the end. In what time work finish? LCM कितना आ जाएगा, 48, 6, 4 and 3. Now इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ये होता है, दो तरीके हैं। एक मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। मेथड 1, लेट वर्क कंप्लीटेड इन X डेज। आपने मान लिया कि वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, X डेज में। ये जो A था, A ने कितने दिन काम किया, तो A ने वर्क किया X दिन। B ने कितने दिन काम किया, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, B एंड C लीव द वर्क 3 and 5 डेज बिफोर कंप्लीशन। मतलब B ने किया X-3 डेज और C ने कितने दिन काम किया, राइट। A पर डे कितना यूनिट कर रहा है, 6, तो X डे में B 4 इंटू X-3 और C 3 इंटू X-5, टोटल काम कितना हुआ होगा, 48, राइट। सॉल्व करेंगे X आ जाएगा। आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये हो गया 6x प्लस 4x माइनस 12 प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल 48। ये हो गया 13x माइनस ये हो जाएगा 27 इज इक्वल 48। सो 13x इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 75। x इज इक्वल 75/13, 13 5 जा 5 होल 10/13, सी ऑप्शन, ठीक है। अब इसका एक तरीका और बता रहा हूं, जिसको समझ में आया ना, एक्स मान के जो हमने किया। एक तरीका और है इसका, रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। जिसको समझ में आ गया मेथड, कोई जरूरत नहीं कि आप दूसरा मेथड समझो, लेकिन हाँ वो कभी कभी वो आसान हो जाता है। आप लोग की इतनी मेहनत हो जाएगी, आपको पता हो कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन दिखते थे स्टार्ट करोगे करना। अच्छा, A प्लस B प्लस C स्टार्ट वर्किंग, कौन पहले छोड़ के गया, B गया कितने दिन पहले, नहीं C गया 5 दिन पहले, और B कब गया। इसका मतलब यहां पर किसने अकेले काम किया होगा, ये तो मतलब हुआ। अच्छा, ये 2 दिन बचे ना, इसमें कौन कौन काम किया होगा, A प्लस B, और यहां पे तीनों काम किए होंगे। तो A का अकेले का काम कितना है, 6 यूनिट, और 3 दिन का काम, अरे बोलो। अच्छा, A प्लस B का 1 दिन का काम कितना है, 10, तो 2 दिन का काम 20, टोटल काम कितना हो गया, 38, है ना। और दिन कितने हो गए, 2 और 3, 5 दिन हो गए। अच्छा, इसके लिए कितने दिन काम बचेगा, 10 यूनिट काम बचेगा। और जो ये कर रहे हैं वो कितना यूनिट कर रहे हैं पर डे, तो दे विल टेक 10/13, तो 10/13 ये 5 दिन ये, तो आंसर हो गया 5 प्लस 10/13 या 5 होल 10/13। ये भी तरीका हो सकता है। ये इसमें आपको इक्वेशन नहीं बनानी, सीधे सीधे लिखना है, बस डायग्राम बनाना है। तो जिसको जो अच्छा लगे उस तरह से करो इस क्वेश्चन को, लेकिन करना जरूर है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। A cricketer plays 9 innings. He made a total of 108 runs in his 10th and 11th inning, due to which his average runs is decreased by 12. Find the total runs made by him in 11 innings. तो देखो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं इसका 9 इनिंग का
एवरेज एक्स है, ठीक है, राइट। अच्छा, तो सम ऑफ 9 इनिंग 9x। अच्छा, अगली दो 9x प्लस 2 इनिंग का सम कितना है 108, टोटल इनिंग कितनी 11, एंड नाउ दिस एवरेज इज 12 लेस देन द ओरिजिनल एवरेज, मतलब x माइनस 12। ये समझ आई बात? मतलब आप चाहते तो ये लाइन ना लिखते, सीधे ये लिखते आप भाई। मान लेते 9 इनिंग का एवरेज उसका x था, 108 रन बनाए 2 इनिंग में, टोटल इनिंग हो गई 11, और सम ऑफ टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ इनिंग इज इक्वल एवरेज, और बोला है पिछले एवरेज से ये कितना कम है, तो हमें इसमें x मानना पड़ेगा जिससे कि एवरेज आपका आ जाए। चाहिए हो गया 9x इज इक्वल 108 इज इक्वल 11x माइनस 132। इसको इधर शिफ्ट करो और इस 9x को इधर शिफ्ट करो, तो 132 प्लस 11 240, सॉरी 108 प्लस 132 और इज इक्वल 2x। x कितना हो गया 120। अब आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल रन्स मेड बाय हिम इन 11 इनिंग्स। अगर 120x है तो आखिरी का एवरेज कितना होगा 108 और इंटू 11 कर दो। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, एक बहुत आसान सी बात, आप एक, अच्छा इसमें दो ऑप्शन एक जैसे दिए ना। अब सुनो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये कहते हैं माना कि उसका 11 इनिंग का एवरेज कुछ भी रहा हो x माइनस 12 था इंटू 11, ये तो सम होगा, मतलब कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है ना। ये दो ऑप्शन है, ये तो 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, मतलब फिर हमको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। 120 इसका एवरेज था पुराना, नया एवरेज 108 इंटू 11, कौन सा आंसर हो गया डी ऑप्शन। वैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट 2 ऑप्शन तो गलत थे, सेम ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इतना एवरेज में रन बढ़ गया, ये 2 इनिंग में ये क्या, तो बताओ पहले पुराना भी पूछ सकता था स्कोर, नया भी पूछ सकता था, आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए। अच्छा बताओ पुराना स्कोर क्या हुआ होता है इसका 1080, 120 इंटू 9 करते, है ना। अगर बोलता पुराना स्कोर कितना था इसका, तो वो 1080, कई चीज हो सकती थी, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। और नया एवरेज क्या होता है इसका 108, पुराना एवरेज 120, कुछ भी पूछ सकता था, आपको सब कुछ तैयार होना हो गया नोट। ओके, इन फिगर गिवन बिलो AEB is 35, ADF is 75, देन AFD, ये पूछा है आपसे, देखो कैसे करेंगे। अच्छा क्या बताओ AD डायमीटर है? नहीं, क्योंकि O नीचे की तरफ बना हुआ है। ADECF, देखो भाई मैं जो लिखने जा रहा हूं ये 75, तो ये कितना मालूम है रूल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये एंगल 35 है, तो ये कितना होगा बताओ जरा 105। अगर ये 105 ये 35, तो अगर मैं ट्राइंगल ABE देखता तो ये कितना होगा 40, और अगर ये 40 तो ये कितना हो गया। अब हो गया क्वेश्चन, हमें ये निकालना है, एक ट्राइंगल बन गया 75 प्लस 40 115, तो 65 इज द आंसर। इसमें एक ही थ्योरम लगी है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी चक्री चतुर्भुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। आपको दिया हुआ है साइन अल्फा एंड साइन अल्फा सेक 30 प्लस अल्फा इज इक्वल 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, ध्यान समझना। इफ x प्लस वाई 90 डिग्री, ये शॉर्टकट बहुत काम आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए और उसमें कुछ ऐसा हो कि दो एंगल का सम 90 है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। नंबर 1 10x इंटू 10y 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1। थर्ड साइन एक्स अपॉन कॉस वाई इज इक्वल 10x अपॉन कॉट वाई इज इक्वल सेक एक्स अपॉन कॉसेक वाई 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पर्पज से, ये 3 शॉर्टकट। अच्छा कैसे अप्लाई करते, तो अप्लाई करना समझ लो। इस क्वेश्चन में आपको दिया है साइन अल्फा सेक 30 प्लस अल्फा। आपके दिमाग में एक बड़ा सा लड्डू फूटना चाहिए कि शॉर्टकट है ना। अब शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे तो समझ लो। साइन अल्फा सेक का उल्टा होता है कॉस 30 प्लस अल्फा,
और जैसे साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 1 आ गई तो क्या कंडीशन होगी, उनके एंगल का सम 90 होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस 30 कितना हो गया 90, तो अल्फा 2 अल्फा कितना हो गया 60, अल्फा कितना हो गया, अरे समझे भाई, मतलब शॉर्टकट है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मैंने जो जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है शॉर्टकट बताए होंगे। मेरी वो 1 घंटे क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 12 बोलता हूँ, यूट्यूब पे जाओ देख लो, मेरा पूरा शॉर्टकट की क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। वहां रेडिक्स ऑनलाइन डाल देना, भारत ग्रुप डाल देना। सुनो, साइन अल्फा साइन 30 प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 60, और साइन अल्फा 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 60 1/2, आंसर इज 1। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? वैसे आप पूरा करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, ये शॉर्टकट होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन शॉर्टकट से होता है। बस एक टफ टॉपिक होता है ज्योमेट्री, जिसमें शॉर्टकट कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा शॉर्टकट बेस्ड होता है, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट, में हर क्लास में इस पर एक क्वेश्चन आता जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पर बेस्ड। तो ये जहां 3 चीजें मिल गई आपको यही करना है। बेस ऑफ प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन विद साइड 10 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 10 पर मीटर स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ प्रिज्म इज 5 मीटर। देखो, जब पेंटिंग की बात आती है तो पहले समझ लो प्रिज्म का लॉजिक क्या होगा। ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, और ये हेक्सागोनल साइड है कुछ आपका, ये साइड है 10 मीटर, ओके। इसका सरफेस एरिया, अब एक समस्या इसमें ये होगी कि हम ऊपर नीचे का एरिया ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कहीं कंफर्म है कि हम, जैसे मानो ये है एक प्रिज्म आपका इस तरह से हेक्सागन, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप पेंट ऐसे कर रहे हो या ऊपर नीचे भी कर रहे हो, दोनों तरफ कर रहे हो, बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोनों तरफ भी करना है? बोलो, बोला हुआ है, बताओ कहां लिखा है कि ऊपर नीचे करना है? हाँ, दिया हुआ है, ये √3 दिया है, इसका मतलब जरूरत है। √3 का यूज ऊपर नीचे वाले में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये √3 ना होता तो क्वेश्चन हमारा क्या था, केवल हम ऊपर बराबर में कर रहे हैं, क्योंकि √3 ऊपर नीचे दिया हुआ है। ऊपर नीचे जो एरिया होगा किसका होगा, हेक्सागन का एरिया, और हेक्सागन का एरिया में जरूरत पड़ेगी √3 की, मतलब इसमें बोथ साइड ली गई है। अब सुनो इसका एरिया क्या होता है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, लॉजिकल बहुत बहुत आसान फॉर्मूला होता है, आप बस रटो नहीं, फॉर्मूला समझ लो। मान लेते ये प्रिज्म दिख रहा है, यही तो प्रिज्म होता है। अब मुझे बोला इसका एरिया, तो देखो एरिया क्या होगा, एक तो ऊपर का ये नीचे, और ये खोल दो, क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसका मतलब इसका एरिया का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये बन गया क्या, रेक्टेंगल एरिया, और ऊपर नीचे हेक्सागन है। तो कैसे करेंगे, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ हेक्सागन। बताता हूं ऐसा क्यों होगा, पहले समझ लो एरिया कैसे निकालते हैं। रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं बार बार बताता हूं, शायद तुम लोग कभी सीख जाओ। रेगुलर हेक्सागन, पहले तो हेक्सागन में ये एंगल होता है 120 रेगुलर हेक्सागन में, और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, 6। तो एरिया ऑफ हेक्सागन होता है 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और ये हो गया 3/2। तो एरिया ऑफ हेक्सागन याद रखना, नहीं तो लॉजिक समझना, एरिया ऑफ हेक्सागन 3/2 √3 a स्क्वायर, ए क्या है, साइड। अब सुनो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पेरीमीटर कितनी साइड है, 6, और हर साइड 10, तो 60 इंटू हाइट 5 प्लस 2 इंटू 3/2 √3 a स्क्वायर 100, ये 2 कट गया, 300 प्लस 300 √3, और कितना रेट है पेंटिंग का, 10 इंटू 10 होगा। अरे समझे बात है ना, इसमें से 300 कॉमन आ सकता है, और ये 10 है तो 3000 इंटू 1.73 2.73। अरे समझे। अब उसके बाद देखो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता, ध्यान देना, और ये नहीं हो सकता। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं क्या नहीं हो सकता। सुनो, क्या ऐसा क्यों बोला, 3000 हो सकता है, क्योंकि 3000 गुणा भी तो है। अगर आप ये चीज लेते ना तो आपका आंसर 3000 आता। जो बच्चे मिस किए होंगे वो ये ले लिए होंगे, ठीक है ना। किसका आंसर 3000 मार्क किया, किसने, आपने वो नीचे ऊपर नीचे नहीं लिया होगा। एक गलत क्वेश्चन करना मतलब 2.5 नंबर का नुकसान। तो आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि भाई मेरा, और अगर 2.5 नंबर गलत हो गए ना तो आप 10,000 बच्चों नीचे हो गए। 2.5 नंबर का मतलब 10,000 बच्चों के पीछे, मतलब सिलेक्शन गया। तो एक एक लाइन कीमती होती है क्वेश्चन की। अगर √3 दिया है मतलब वो भी यूज करना है। √3 कहां यूज होगा, हेक्सागन के एरिया, मतलब ऊपर नीचे यूज हो रहा है। ये बातें बड़ी काम आती है, छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ा यूज की होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये क्यों काटा,
3000 से कम है, आंसर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा ये क्यों काटा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो बचा केवल ये। अच्छा मैंने इसको इसलिए भी काटा, देखो 2 डेसिमल और 2 जीरो हट जाएंगे तो 1 जीरो बचेगा, मतलब कि हो ही नहीं सकता, उसमें 3 जीरो है। तो ये चीजें होती हैं कि आंसर देख के भी हम लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था, कई चीजें इसमें इंक्लूड थी। ओके ओके, अ पर्सन इज ड्राइविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, ही सॉ बस 120 मीटर अवे, आफ्टर 30 सेकंड बस इज 80 मीटर बिहाइंड हिम। देखो भाई बहुत मजेदार लॉजिक है, आप माना यहां पर और एक बस यहां पर दिखी आपको, ठीक है, कितनी दूरी है, और 30 सेकंड बाद कितना आगे हो गया मैं, 80 मीटर। भाई बस आपको 80 मीटर, तो टोटल 30 सेकंड में मैंने कितनी दूरी कवर की होगी, 200, विद रेस्पेक्ट टू बस। बस भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूं, इसका मतलब यहां पर रूल होगा रिलेटिव स्पीड का। अच्छा अब एक समस्या इस क्वेश्चन में ये आती है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, और टाइम दे रखा है सेकंड में, और आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल शॉर्टकट क्या होता है, देखो ज्यादा स्पीड किसकी होगी, बस की या आदमी की, ना आदमी की। अरे क्लियर क्वेश्चन कह रहा है कि बस उससे 120 मीटर आगे और कुछ देर बाद बस पीछे हो गई। अबे आदमी कार में होगा, कॉमन सेंस तो लगाओ यार, हवाई जहाज में बैठा हो, है ना, मन से तो कहीं भी जा सकते हो तुम। भाई आगे लॉजिक समझो, आदमी की स्पीड ज्यादा होगी -x, अरे समझे। अच्छा आप लोग गलती क्या कर सकते हो, गलती ये करोगे आप 56 को पहले मीटर पर सेकंड बनाओगे, फिर x आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, फिर उसको किलोमीटर, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप 56 आपने ऐसे लिया -x किया, इसका मतलब दोनों की यूनिट आपने किलोमीटर पर आवर मान ली है, और इसको मैं यहां पर गुणा कर देता हूं किससे, 5/18 से। अब ये क्या हो गया टोटल, मीटर पर सेकंड, और जो इससे x आएगा डायरेक्ट आंसर किस में आएगा हमारा, मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे करने आसान रहेगा। अच्छा मैं क्या करता, मैं ये करता 56 - x 5/18, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 200 डिवाइडेड बाई 30, बस 6 3 जा 6 5 जा 5 40 जा और 5 8 जा, तो 56 - x इज इक्वल 24, x इज इक्वल 32, सी ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे 50-60, जहां पे यूनिट का बड़ा लोचा होता है। तो यूनिट का लोचा सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आप किलोमीटर पर आवर ही मानो पूरे को, बस यहां पर रिलेटिव निकालने के बाद इसको 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक लाइन में। अदरवाइज टाइम लगेगा आपको अगर आप पूरा करने बैठ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कन्वर्ट मत करो 56 में, तो फंस जाओगे क्वेश्चन में, लंबा हो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ओके x आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ p माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, देन एक्स क्यूब प्लस 3qx। जहां पर वर्ड आ गया एक्स क्यूब, तो ये बताओ अगर मैं कहता हूं a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है। अगर मुझे x दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ p प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू, ये दिया हुआ है, मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर लो। अब जो स्टेप है, बस ये लाइन टफ होगी, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बनेगा p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब प्लस p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 ab, इसका मल्टीप्लीकेशन, ध्यान समझना स्टेप को, मैं पूरे में क्यूब रूट कर लेता हूं, p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, और अगले ब्रैकेट में इन दोनों का सम आएगा जो कि x है, तो डायरेक्ट x लिख दूं। देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2p, और ये देखो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब x, ये कैंसिल हो गया 2p प्लस, अच्छा ये बचेगा 3 क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा -3qx। माइनस क्यू क्यूब का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो माइनस क्यू आएगा और एक्स क्यूब, इसको इधर शिफ्ट करो x क्यूब प्लस 3qx। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप शायद 2 स्टेप कम करोगे, शायद ये स्टेप आप कम कर सकते हो, प्रैक्टिस की बात है, इसमें यही तरीका चलेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये टाइम लगता है इन चीजों में, 1-2 महीने 3 महीने जाके आप इस कमांड में ला पाओगे। AB is a vertical tower. The point A is on the ground and C is the middle point. Okay. A ground पर है, ये vertical tower है, C is the mid point.
द पार्ट सी बी सबटेंड एंगल अल्फा एट द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इफ ए पी। ओके, आपको बोला है पार्ट सी बी सबटेंड एन एंगल अल्फा, ठीक है। ये सी बी जो है अल्फा एंगल बनाता है और दिस इज पी पॉइंट, ए पी इज इक्वल एन ए बी। तो अगर ये लेंथ 2x है तो ये कितना होगा, राइट ये भी x ये भी x, मिड पॉइंट है ना। अच्छा, हमको रिलेशन चाहिए, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या चीज माना है बताओ। मैंने कोई चीज अज्यूम की है ना, इसमें कौन सी टर्म मैंने अज्यूम की है, x। आप x हटा दो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख लेते हैं हम थीटा एंगल। तो देखो tan थीटा x अपॉन 2nx, ये कट गया। तो tan थीटा कितना हो गया 1 अपॉन 2n। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, पूरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला, तो एंगल कितना हो गया tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल 2x अपॉन 2nx। नाउ 2x कैंसिल 1 अपॉन n, राइट। अब tan थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला ओपन करो। वन अपॉन एन। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो हमें क्या करना है, थीटा माना था मैंने एक एंगल और एक्स माना था, हटाना है मुझे। 1 अपॉन 2n प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2n इंटू tan अल्फा इज इक्वल 1 अपॉन n। यहां पर एलसीएम क्या आएगा 2n, एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी 2n एलसीएम, 2n माइनस tan अल्फा अपॉन 2n इज इक्वल 1 अपॉन n। 2n कट गया, उसके बाद n इधर ले जाओ, n 1 प्लस 2n tan अल्फा, और ये हो गया 2n माइनस tan अल्फा, ठीक है भाई। n प्लस 2n स्क्वायर tan अल्फा इज इक्वल 2n माइनस tan अल्फा। अब इस tan अल्फा को इधर ले आओ, 2n को इधर, और tan अल्फा कॉमन ले लो। 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल n, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। A, B and C entered into a partnership business. Got 3/5 of the profit, and B and C distribute the remaining profit equally. If C got 400 less than A, the total, आसान क्वेश्चन है, A, B, C, let total profit be X, ठीक है। तो A को कितना मिला 3/5, and B and C distribute the remaining profit। अगर A को 3/5 मिला तो रिमेनिंग कितना हुआ, इनको इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब x/5 इसको, x/5 इसको। एंड इफ सी गॉट 400 लेस देन ए, इनका डिफरेंस कितना है 400, ये तो बोला हुआ है। 2x/5 इज इक्वल 400, x इज इक्वल 1000। आसान क्वेश्चन था ये। जब बहुत सारे टफ क्वेश्चन तो आसान भी लगता है, बहुत टफ होगा, है ना। ये सोच ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, कौन सा करें कौन सा छोड़ें। ओके, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड कॉस थीटा इज इक्वल 15/7। मैंने आपको बताया था, ट्रिपलेट एक वर्ड यूज किया था टिग्नोमेट्री में। क्या होता है 8, 15, 17। यहां पर ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहां पर दिया है कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर हुआ 8। कॉट 90 माइनस थीटा पूछा हुआ है। अच्छा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और tan क्या होता है P अपॉन B, 8 अपॉन, ये भी आसान था, है ना। अब आएगा मजेदार क्वेश्चन, मुझे लग रहा है समझाने 15 मिनट आप लोगों को हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन, 3 नंबर 360, 1200 एंड x हैज देयर HCF एंड LCM हैज 120 and 3600। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब ये समझना बात है क्या, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देना। HCF LCM दोबारा समझा रहा हूं आप लोगों को, आप पढ़ते आओ जिंदगी भर। 12 और 16 का HCF 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 की पावर 4, 4। इसका एलसीएम 48। तो देखो HC, अच्छा अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई और जेड क्यूब, इसका HCF क्या होगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर, और एलसीएम क्या होगा, अच्छा अब अगर सुनो, बहुत मजेदार लॉजिक है, ध्यान देना।
2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। एंड एक थर्ड नंबर और लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। इसका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है पावर 1 और 5 की पावर बस। अच्छा एलसीएम क्या होगा? तो हमेशा के लिए बात ध्यान रखना, एचसीएफ इज ना प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर और एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। जब हम इस क्वेश्चन पर आए थे मैंने बोला एचसीएफ, तो देखो ढूंढ ढूंढ के देखो किसकी पावर कम से, एक्स की पावर यहां 2, यहां पर एक्स की पावर 1, यहां पर एक्स की पावर 3, तो एक्स हो गया यहां पर। ठीक है। और दूसरे केस में y की पावर यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर y की पावर 1, तो y की पावर 1 आ गया। z का क्यूब है, z का स्क्वायर है, z का क्यूब है, तो z का स्क्वायर आ गया। एचसीएफ में छोटी पावर आती है। ठीक है। अच्छा अगर यहां पर होता a और होता, मान लेते हैं यहां पर a स्क्वायर होता, तब a आता क्या यहां पर? क्योंकि इसमें a नहीं है ना। और अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो x का क्यूब, देखो यहां पर 2 पावर, यहां पर x की 1 पावर, यहां पर 3 पावर, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। एलसीएम होता है दी गए संख्या में प्राइम या किसी चर की अधिकतम घात का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। अब मैं देखो y देखूंगा, y यहां पर 1 बार है, y यहां पर 2 बार है, y यहां पर 1 बार है, तो 2 बार लिखेंगे जो बड़ी पावर है। और z यहां पर 3 बार, z 2 बार, z 3 बार, तो z क्यूब लिखेंगे। अब यहां पे देखो a स्क्वायर है, यहां पर a नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a स्क्वायर है तो यहां पर a स्क्वायर आ जाएगा। समझे बात? अच्छा इस बात को दोबारा समझते हैं। अगर मैं कहता हूं 360, नंबर देखो 1200 और x, उसके बाद इसका एचसीएफ बोला हुआ है आपको 120 और एलसीएम बोला हुआ है। अब आपको एक मेथड पता होगा, गुणनखंड मेथड, है ना। जैसे 360 इसको गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5। एक तरीका ये, एक तरीका जो मैं करता हूं वो समझ लो जरा। पहली बात, जितने भी जीरो उतने 2, उतने 5। 360 में कितने जीरो हैं? 1, तो 2 भी होगा, एक 5 भी होगा, है ना। और 36 में 9 इंटू 4 है, 4 में 2 की पावर 2 होती है, 1 2 पहले से 2 की पावर 3 हो गई, और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। मैंने सीधे ब्रेक कर लिया, ये नहीं करना है, आपको पता है ऐसे कर, लेकिन ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ बता रहा हूं, 360 है, जीरो में 1 2 होगा, एक 5 होगा। ठीक है। अच्छा अब बचा 36, जीरो का मैंने 2 5 लिख दिया एक बार। 36 में 9 फोरजा होता है। आपको अगर ये बात ना समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन नंबर है मेरे पास 5, इनको करते करते तो पूरा पेपर इसी में निकल जाएगा। आपको ये जल्दी सीखना पड़ेगा। 36 में 9 गुणा 4 है, 4 में 2 2 बार होता है, एक बार 2 ये रहा, तो 2 की पावर 3 हो गया। और 36 में 9 होता है, 9 3 का स्क्वायर है, तो एक 3 का स्क्वायर भी होगा और एक 5 होगा। जिसका ऊपर वाला माले में थोड़ी प्रॉब्लम है, हेड डाउन कर ले, थोड़ा टफ चीजें हैं अभी आगे और। अच्छा 1200 ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, समझ में क्या किया मैंने 2 जीरो के लिए लिख दिया। अच्छा 12 में क्या होता है, 4 गुना 3, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पहले से 2 का स्क्वायर बाद में आ गया, तो कितना हो गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 बार है, ये हो गया पूरा ब्रेक, है ना। अच्छा 120 को लिखूंगा मैं, देखो 4 गुना 3 और 2 1 5, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, समझ में आया। मैंने पहले ब्रेक किया है। अच्छा 3600, 3 जीरो, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, 36 में 4 और 9 मतलब 2 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 5 हो गई और 3 का, ये समझ में आया। अच्छा ध्यान देना, ए बी सी, एचसीएफ और एलसीएम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड स्क्वायर, एलसीएम एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड। अब ध्यान देना, ये मैं कैसे समझा रहा हूं इसको समझो जरा।
एचसीएफ दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर। इसका मतलब एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्या में लोएस्ट पावर का गुणा। एक्स की पावर एक है, इसका मतलब यहां पे इन तीनों में एक्स की लोएस्ट पावर एक होगी। यहां पर एक मिल गया मुझको, बोलो। और यहां पर एक्स का क्यूब है, मतलब हाईएस्ट पावर क्यूब होनी चाहिए। क्या क्यूब है यहां पर कहीं? तो यहां पे कंफर्म एक्स क्यूब होगा। अरे बोलो, समझ में आई बात? भाई यहां पर कैसे आएगा एक्स क्यूब जब तक यहां पर एक्स क्यूब ना हो? अच्छा दूसरी देखो, वाई, सिंगल वाई मिल गया और वाई स्क्वायर मिल गया। यहां पर क्या होगा? दोनों हो सकते हैं, वाई भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है। नहीं समझे बात भाई? क्योंकि वाई मुझे मिल चुका पहले। देखो एचसीएफ में वाई आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा, वाई आ रहा है एचसीएफ में, और वो यहां वाई है, और यहां एलसीएम में वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर भी। इसका मतलब या तो यहां वाई हो या वाई, फर्क क्या पड़ता है? दोनों है। अगर यहां पर वाई क्यूब होता तो मुझे वाई क्यूब लिखना पड़ता, कंफर्म वैल्यू होती है। अच्छा जेड देखते हैं, जेड स्क्वायर यहां पर है, जेड स्क्वायर ये रहा, जेड 4 है, इसका मतलब इसमें जेड 4 होगा। तो इसमें या तो वाई स्क्वायर होगा या वाई होगा। तो दो वैल्यू हो गई, एक होगी एक्स क्यूब वाई और जेड 4, और एक वैल्यू होगी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड, तो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। देखो भाई, एचसीएफ में दो का क्यूब मिल गया मुझे यहां पर, और एचसीएफ में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 दिखा, मतलब 2 की पावर 5 जरूर होगा, तभी तो एलसीएफ में 2 की पावर 5 ऐसे कैसे आ जाएगा? कोई हवा में थोड़ी आएगा, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना उसको 2 की पावर 5 को, क्योंकि इन दोनों में 2 की पावर 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कंफर्म 2 की पावर 5 होगी। क्लियर? अब देखते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ये रहा, 3 का स्क्वायर ये रहा, तो यहां पर 3 की पावर 1 भी हो सकता है, 3 की पावर 2 भी हो सकता है, इंटू 5 की पावर 1 ये रहा, 5 का क्यूब यहां नहीं है, तो यहां 5 का क्यूब होगा। तो इसका मतलब ये दो तो कंफर्म हो गए, 2 और 5 कंफर्म, यहां चेंज हो गया। इसका मतलब वन वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। और सेकंड वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 का क्यूब। इसमें मिनिमम कौन सी होगी? नीचे वाली। और मैक्सिमम कौन सी होगी? इनका डिफरेंस जो आपसे पूछा हुआ। अब देखो मैं इसको फिर शॉर्टकट में कैसे करता हूं, इसके बाद भी आंसर लगाने। देखो सबको समझ में क्या किया मैंने पावर देखी, एचसीएफ एलसीएम आसान है, लेकिन कुछ जगह पर फंस जाता है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं बाद में। मैं कैसे आंसर मार्क करता जल्दी से जल्दी। देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 एंड 5 क्यूब, माइनस 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, राइट। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर पहले होगा और ये 1 बाद में होगा, 9 माइनस 3। ओके, अब सुनना जरा बात, यहां पर कुछ भी हो 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 माइनस 3 6, इसका 3 का मल्टीपल एक बार होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, कि जरूरी पूरा करना, समझे? मैंने क्या बोला? 3 की मल्टीपल 1 आएगा, 36 में 3 का मल्टीपल 2 बार है, 2400 में 1 बार है, 18 में 2 बार है, 9 दूनी 18 होता है ना, मुझे 3 का मल्टीपल 1 चाहिए और 2 जमा तो है ही नहीं। अब आप पूरा गुणा करो आराम से, अगर तुम्हारे पास टाइम हो। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, 1 मिनट लगे कम से कम। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, नोट कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो तुम लोग कह देना अबे हमें मिले थे क्या, हम ऐसे ही कोई आईएएस पीछे थोड़ी कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन दिया करो। लेकिन इस क्वेश्चन से आपके एचसीएफ एलसीएम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि हाईएस्ट पावर लो। मैं जब एलसीएम निकालता हूं ना, मैं नंबर देखता हूं सीधा एलसीएम निकाल देता हूं, बताऊंगा ऐसे निकलता है, ये नोट करो, बताता हूं एक शॉर्टकट एलसीएम निकालने का। ये पूरी आधे घंटे क्लास थी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, मैंने क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ओके, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस। ओके, ए बी सी डी व्हेन प्रोड्यूस, ऐसे कुछ प्रोड्यूस किया हमने, मीट एट पी, पी ए आपको दिया हुआ है 8, पीबी दिया हुआ है 6, पीसी दिया हुआ है 4, आपसे पूछा है पीडी। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, पीए इंटू पीबी इज इक्वल पीसी इंटू पीडी। देखो एक टफ क्या था, आसान क्वेश्चन भी आ गया ना, 8 इंटू 6 इज इक्वल 4 इंटू पीडी, तो 12, ए ऑप्शन। ऑन ए सर्टेन सम एसआई इज 600 एंड सीआई इज 900 इन 2 years, फाइंड द सम। एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, बल्कि एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज इक्वल डिफरेंस
100/r²। लेकिन समस्या है, डिफरेंस तो चलो मिल जाएगा, r नहीं मिलेगा। और एक फॉर्मूला होता है C/S इज इक्वल R प्लस 200/200, एक फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से r निकलेगा, है ना, और यहां पे पुट करोगे, लेकिन टाइम वेस्ट उसमें भी होगा। अरे समझे बात। एक दूसरा तरीका, अब देखो एक शॉर्टकट सा तरीका इसका, सिंपल सा। 600 रुपीज 2 ईयर SI है और 900 रुपीज 2 ईयर CI है। तो देखो 600 अगर 2 ईयर SI है तो 1 ईयर SI कितना हो गया, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है 300 रुपए, 300 किसका प्रिंसिपल है, 300 रुपए इंटरेस्ट है इस प्रिंसिपल का। भाई जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आता है वो क्यों आता है, पिछले साल जो ब्याज लगा होगा उस ब्याज का ब्याज। तो 300 रुपए किसका ब्याज है, 300 का, एक साल का। रेट आ गया इससे 100%, रेट 100 हो गया। ऑन विच अमाउंट 600 इज प्रिंसिपल विद रेट 100 एंड टाइम 2 ईयर्स 300। सिंपल PRT वाले क्वेश्चन से लॉजिक हो गया। आप फॉर्मूला लगाओ तो भी आ जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन था। A cone of height 7 cm, base radius 1 is carved from a cuboidal block of wooden 10/5/2, assuming pi 25% of wood. Okay, देखो भाई, एक ऐसा कुछ कोन था हमारे पास, 1 7 हाइट था, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 10। सो वेस्ट वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड into 100, राइट। 10 5 2 माइनस 1/3 22 कर लू डायरेक्ट, 7 कट जाएगा, एंड 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 100, तो ये कट गया। तो ये तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 300 माइनस 22/3 कितना हो गया, 278/2 3। अच्छा, अब ध्यान देना, मैं कैसे इसको डायरेक्ट करता हूं, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। आपको वैसे तो चलो कर लो 9 2 2/3, ए ऑप्शन आसान हो गया, ठीक है ना। ओके, देखो कितना कठिन क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब ए प्लस बी का सम है 90 डिग्री, और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए। हमेशा क्या करेंगे, एंगल मान लेंगे, इसको मान लो 30, इसको मान लो 60। सेक 30 2/√3 4/3 प्लस 4 माइनस 4/3 इंटू 4, ठीक है। 16/3 माइनस 16/3, आंसर इज 0, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल मानना आसान रहता है जब कोई प्रूविंग करनी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 50%, देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जब कोई एक ही यूनिट बढ़ाई जाए तो जितना वो यूनिट बढ़े उतना ही आपका एरिया या वॉल्यूम जो भी है बढ़ेगा 50%। अगर कोई एक यूनिट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम या परसेंटेज एरिया में वही चेंज आएगा जितना आपने यूनिट बढ़ाई है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ आ गया आपके एग्जाम के लिए। सुनो, कोई कर पाया था? ओके, इस क्वेश्चन के रूल होता है AKD, आबरा का डाबरा। ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कर ही नहीं पाओगे, इसको तुक्का लगाना पड़ेगा, सिक्का उछालना पड़ेगा। आप सिक्का उछाले, अगर हेड आया तो AB में से, टेल आया तो C में, D में से। फिर जब पहली बार में हेड आया फिर उछाल लो सिक्का उसको, अगर हेड आया तो फर्स्ट और टेल आया तो सेकंड। वैसे ऐसे करना नहीं, इस क्वेश्चन छोड़ देना। सुनो, आपको करना क्या है, आपको निकालना है 12 टू द पावर 1 माइनस A माइनस B अपॉन 2 इंटू 1 माइनस B। एक बात समझो, 12 को हम कैसे मैनेज करें कि आंसर 60s में आ जाए। अच्छा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, की वैल्यू क्या है, दिस इज 60 की पावर 1 माइनस बी, राइट। अब ये 12 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 12 की जगह 60 की पावर 1 माइनस बी, और इसकी पावर कितनी है 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ट्वाइस 1 माइनस बी। क्लियर ये बात? देन 60 की पावर 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ट्वाइस 1 माइनस बी। क्लियर हुआ? ये कट गया, है ना। अब जो अगला स्टेप है शायद तुम लोग समझ ना पाओ। अरे बोलो, अंडर रूट को मैंने बाहर कर लिया, 1/2 पावर को। अच्छा, अगला स्टेप फिर शायद प्रॉब्लम हो समझने में। आ गया?
माइनस पावर को नीचे लिया है मैं, 60 की पावर 1 और माइनस ए को नीचे, 60 की पावर ए और बी को। अच्छा ये स्टेप तो शायद तुम लोग समझ जाओ। खत्म क्वेश्चन। 60 पावर ए क्या दिया हुआ है 3, 60 पावर बी कितना दिया हुआ है 5, 15 4 जा अंडर रूट रहोगे 2 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इस पेपर में चौथा क्वेश्चन टफ आया जो आपको लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इज 1/4। सेम बेस का मतलब अगर इसकी साइड ए है तो स्क्वायर की साइड भी ए है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल 1/4। एलसीएम कितना आ गया 4, 4 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर इज इक्वल 1, 4 4 कट जाएगा। पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, ए स्क्वायर इज इक्वल 1/4 माइनस रूट 3। अगला स्टेप ध्यान समझना, मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं रहने दो, हाँ 4 माइनस रूट 3 की पावर माइनस 1/2, सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड आर 9, 40 एंड 41। अच्छा, सर्कम रेडियस डिनोट करते हैं आर से, इट इज फॉर्मूला क्या होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। यहां पर डेल्टा क्या एरिया, और एक आर का फॉर्मूला होता है h/2। बताओ ये h/2 क्यों होता है, कब होता है, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस ये राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट है, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल 41 का स्क्वायर आता है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, तो कर्ण बटे 2, तो आर हो गया 41/2 और 20 पॉइंट। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा कि राइट एंगल तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज आप एबीसी अपॉन 4 डेल्टा निकालोगे आंसर उससे भी आएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज अ लाइन ग्राफ, परसेंटेज राइज इन प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनी ओवर द प्रीवियस ईयर। अच्छा, परसेंटेज राइज दिया प्रीवियस ईयर से। इफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2016 was rupees 7,83,000, then what was the profit in the 2013। अच्छा देखो यार 13 में मान लेते एक्स प्रॉफिट था, और कौन सी कंपनी की बात है बी, बी के लिए ट्रायंगल बनाया, कितना परसेंट राइज हुआ 35, 1.35, उसके बाद 50% 1.5, उसके बाद 60% 1.6, और दिस वैल्यू इक्वल कितना दी हुई आपको 783,000। अब ध्यान देना मैं कैसे इसको डायरेक्ट करता हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं किया जाता कभी, बस कॉन्सेप्ट लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये जो नंबर है 783, इधर 1.35 में 27 का गुणा जाइए और 1.53 का गुणा जाए, मतलब 81 का गुणा जाए। क्या ये 80 से जा रहा है 81 से, या 9 से जा रहा है, ये 9 से देखो कितनी बार जा रहा है 9 8 जा, है ना, और 9 7 जा। अब ये 9 से जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा फिर अगर 3 से जाएगा, खाली 9 से जाना चाहिए इसको। एक मिनट, ये 45 है यार, 1.45 है, ये 35 नहीं 45 है। इसका मतलब केवल, अब देखो आसान क्वेश्चन हो गया, ये 3 से एक बार जा रहा है भाई, नीचे 3 तो एक बार, 145 में 3 तो है नहीं, 1.5 में एक 3 है, ऊपर कितने 3 है, तो एक 3 कट जाएगा, मतलब ऊपर 9 बचेगा। आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब सुनो, इसमें आंसर एक्चुअली हो क्या सकता है, ध्यान देना। 7,83,000 हुआ है ना, अगर मान लेते 4 लाख होता, मान लो 4 लाख होता, उसका 1.5 गुना करो 6 लाख। अगर मेरा देखो मेरे पास दो आंसर बचे, 2 लाख या 4 लाख। अगर आंसर 4 लाख होता तो उसका 1.5 गुना करने पर कितना आता 6 लाख, और 6 लाख का 1.5 गुना करते तो कितना हो जाता 9 लाख। तो वैल्यू हो नहीं सकती है, आंसर हो गया ए ऑप्शन। समझे, जुगाड़ से आंसर निकाल रहा हूं मैं, आप डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है, मैं आपको जल्दी बता रहा हूं कैसे कर सकते थे हम इसको, आंसर कैसे हम डिविजिबिलिटी से निकाल लेते हैं। भाई 4 लाख के साथ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2014 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 14 का व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना इंक्रीज हुआ है, यहां पर कितना था 40, यहां पर कितना था 50, तो परसेंटेज इंक्रीज
50 माइनस 40 अपॉन में क्या रखें, क्योंकि हम 2014 को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, नीचे 13 का आएगा 40, तो दिस इज 10 इंटू 100 बाई 40, 25%। पिछले साल का इंक्रीज और इस साल के इंक्रीज में परसेंट इंक्रीज कितना है, मतलब इंक्रीज का इंक्रीज निकालना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन द ईयर 2012 वाज 1.5 lakhs, व्हाट इज द प्रॉफिट, ओके 1.5 lakhs, तो इसके बाद प्रॉफिट पूछा है आपको किस ईयर में, 14 में, 12 का दे रखा है, 12 से ए में कितना इंक्रीज हुआ 50%, 1.5, 14 में, एक मिनट, 1.4 इंटू 1.5, ये करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1.5 हो गया 2.25 इंटू 1.4, 14 5 77, 5 3 3.15, सी ऑप्शन। इसका करेक्शन कर लो आंसर में, पीछे से गलत दिया हुआ है, 3.15 होगा।